चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सेट 3 को कंप्लीट कर लिया था, यानी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट 4 को लगाने वाले हैं। यानी इसके पहले हम लोगों ने 3 सेट को कंप्लीट कर लिया। तो जो भी लोग अगर पहले वाला सेट का वीडियो नहीं देखे हैं, वो इसी चैनल पर जाकर अपना पहले वाला सेट से वीडियो देख सकते हैं। यानी कि सीरियल वाइज आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 आज हम लोगों ने पहले वाले क्लास में लगा चुका है। ठीक है, यानी आज हम लोग क्या करेंगे, सेट 4 का जितना भी गणित का महत्वपूर्ण सवाल है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। यानी टॉप 25 क्वेश्चन का आज हम लोग इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यानी आज के सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको एक त्रिभुज दे दिया। ठीक है, उस त्रिभुज का हमको एंगल ए पता है और एंगल एक्स पता है, और हमको बाहर वाला कोण दे दिया है। देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको सबसे पहले लिख लिए। इससे क्या होता है, इसके आपके माइंड में या आपको यह पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ आप सबसे पहले क्या करिए, गिवन को फटाफट लिख डालिए। यानी गिवन है हमको कि एंगल ए बी सी बराबर क्या है, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 48 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी बराबर कितना है, x डिग्री। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ए सी डी, यानी एंगल ए सी डी बराबर क्या है क्वेश्चन में, 130 डिग्री। तो हमको बताना है कि x का जो वैल्यू है, यानी x बराबर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ सिंपल सा एक कंसेप्ट लगेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है, अगर हम ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दें तो उसका जो एंगल बनता है उसके इंटीरियर को छोड़कर और उसके अपोजिट साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। ये मेरा क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि एकांत अंतकोण। यानी यहाँ पर मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ए सी डी। यानी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंगल ए सी डी बराबर, यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या बोल सकते हैं, इसके इंटीरियर को छोड़कर उसके अपोजिट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये बराबर होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्या, ए बी सी के। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसके रीजन में आप लोग लिखिएगा एकांतर अंतकोण। यानी कि त्रिभुज का जो एकांतर अंतकोण होता है वो क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल के छोड़कर उसके अपोजिट के सम के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए, एंगल ए सी डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 130। यानी यहाँ से एंगल ए सी डी बराबर कितना है, 130 बराबर एंगल बी ए सी, यानी ए वाला एंगल कितना है, 48 डिग्री प्लस एक्स। यानी यहाँ से आप एक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, 130 डिग्री माइनस क्या, 48 डिग्री। यानी यहाँ से कितना आएगा, यानी यहाँ से जो है वो कितना आएगा, यानी 130 में से 48 जाएगा तो ये आएगा मेरा 82 डिग्री। यानी x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 82 डिग्री। यानी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 82 डिग्री एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 7/10 को निम्नलिखित में से किसके बराबर लिख सकते हैं। यानी कि हमको 4 ऑप्शन दे दिया है और इस 4 ऑप्शन में हम किसके बराबर 7/80 को लिख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 7/80। तो 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं अपॉन में, 80 को अगर लिखना चाहे तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10। यानी 80 को हम लोग क्या किए, ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो हमको कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं लिख रहा है।
यानी इसमें क्या करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस करना होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सब ऑप्शन मेरा अगर क्या करें, अगर ऊपर में हम क्या करें 5 × 5 × 5, यानी अगर 125 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे में भी मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे मेरा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस होना चाहिए। यानी यहाँ क्या करते हैं, ऊपर में हम लोग 5 × 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे में भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 2 × 2 × 2 × 5 और यहाँ पर क्या है 10। अब देखिए ऊपर में क्या हुआ, यह हुआ मेरा 5 का पावर 3, यानी 125 गुना 7 अपर में, नीचे में क्या हुआ 125 गुना यानी ऊपर में क्या हुआ 125 गुना 8 गुना 10, यानी अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में क्या आएगा 125 गुना 8 गुना 5, यानी 125 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 875 इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा आपका 10,000, और 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4, यानी ये मेरा क्या होगा, यही मेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 7/80 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम लोग 80 को ब्रेक कर लिए, और 80 को ब्रेक करने के बाद देखिए हमको लग रहा है कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला प्रोसेस करना होगा, तो क्या किए ऊपर भी 5 × 5 × 5 किए, तो क्या करना होगा नीचे में भी 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरा सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरा है बहुपद से रिलेटेड। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बहुपद है 4x² - के 4x + 1 का मूल्यों का गुणनफल निम्न में से कौन होगा। यानी हमको 4 ऑप्शन दे दिया, और इसमें क्या बोला है कि इसका जो मूल्य का गुणनफल है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से आपको दो बात जानना होगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा होता है -b/a, यानी यहाँ माइनस क्या डिनोट कर रहा है, यानी b जो होगा वो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यानी अल्फा × बीटा क्या होगा, तो वो होता है मेरा c/a, क्या होता है c/a, यानी c/a मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बटा में कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये दो बात आपको पता होना चाहिए, एक सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो चलिए इसी का उपयोग करते हैं। हमको पॉलिनोमियल क्या दिया है, यानी पॉलिनोमियल हमको दिया है 4x² - 4x + 1। हमसे क्या पूछा है, मूल्यों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, यानी यहाँ से क्या है कांस्टेंट टर्म है आपका 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² है आपका 4, यानी कि 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मेरा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 7, x, -6 और 9, 10 द्वारा बनाया ट्रायंगल, उसका केंद्र कितना है 6, 3, तो हमको क्या बताना है कि x और y का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको x और y का मान बताना है, यानी कि x और y का मान क्या होगा। तो चलिए इसको डायग्राम से बताते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। देखिए मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मान लीजिए ए बी सी, यानी ए बी सी मेरे पास कोई ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल का क्या दे दिया है आपको, कोऑर्डिनेट दे दिया है। यानी ए कितना है 7, y, बी कितना है x, 6,
एक्स कोमा -6 और सी कितना है 9, 10। ये हमको क्या दे दिया है, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दे दिया। और एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, केंद्रक। यानी त्रिभुज का जो सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है उसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया। यानी कोऑर्डिनेट केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का हर एक वर्टेक्स जो होता है किसी एक बिंदु पर आप आकर क्या करता है, मीटअप करता है। जैसे इसको डायग्राम बनाए, यानी मान लीजिए ये तीनों पॉइंट जो है वो आपस में किसी ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, मिल है। तो इस ओ बिंदु का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 6, 3। यानी हमको क्या निकालना है, एक्स, वाई। यानी एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से एक आप केंद्र का फॉर्मूला पढ़े होंगे। यानी जब भी आपको ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया रहे और आपको केंद्रक दिया रहे, यानी केंद्र का फॉर्मूला होता है, जैसे एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, x1 + x2 + x3 बटा 3। अगर आपको x निकालना है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको y निकालना होगा तो y बराबर बोलेंगे y1 + y2 + y3 बटा 3। ये मेरा क्या होता है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको सेंट्रोइड दिया है, तो क्या करते हैं, हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। यानी यहाँ एक्स के जगह पर क्या है, 6। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, 6 बराबर x1 + x2 + x3/3। यानी 7 + x + 9 बटा, यानी 7 + x + 9 बटा 3। यहाँ से क्या होगा, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 18 बराबर 16 + x। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू जो है वो 2 मिल गया। सिमिलरली y बराबर क्या बोलेंगे, यानी y यहाँ पर क्या है, 3। यानी यहाँ से 3 बराबर बोलेंगे y1 + y2 + y3/3। यानी y + -6 + 10 बराबर 0। यानी y + -6 + 10 बटा 3। यानी इस 3 को अगर इधर भेजे तो क्या होगा, 9 बराबर -6 और +10 कितना होगा, +4। यानी y + 4। यानी यहाँ से जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। यानी 2,5 मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। यानी 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बिंदु क्या होता है, यानी कि एक पॉइंट में क्या होता है, एकमीय होता है या फिर द्विमीय होता है या फिर त्रिमीय होता है। यानी एक जो पॉइंट है वो क्या होता है, 1D होता है या फिर 2D होता है या फिर क्या 3D होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉइंट क्या होता है। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करें, यानी यहाँ से आपको पॉइंट का डायमेंशन पूछ रहा है। यानी मान लीजिए मेरा क्या है, एक पॉइंट है, तो अगर इसका आपको डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट क्या है, नॉन डायमेंशनल। यानी पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, उसमें ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। यानी उसका लेंथ ब्रेथ क्या होता है, एकदम नेग्लेजिबल होता है। यानी एकदम ऐसे, इसका आप लोग कैसे बताइएगा कि इसकी लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। यानी पॉइंट का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉइंट का डायमेंशन नहीं होता है। यानी यहाँ से मेरा पॉइंट क्या बनेगा, एकमीय। यानी पॉइंट का मेरा एक भी डायमेंशन नहीं होता है। ओके, चलिए, यानी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी पॉइंट का मेरा डायमेंशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि cot θ/cot θ - cot 3θ प्लस
tan थीटा बाई tan थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या दिया है, cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या दिया है tan थीटा बटा में tan थीटा माइनस tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए क्या करना होगा, हम किसी एक टर्म को क्या कर उठाकर उसका एक बनाना होगा। यानी यहाँ पर पहला वाला टर्म में दिख रहा है आपको cot थीटा है और दूसरा में है tan थीटा। तो सेकेंड वाले स्टेप में क्या करते हैं, यानी सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें क्या करते हैं, tan को चेंज कर देते हैं cot में। कैसे चेंज होगा उसको समझिए। यानी यहाँ पर क्या है आपका cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है tan थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cot थीटा, यानी ऊपर में लिखिएगा 1 बटा cot थीटा अपॉन में नीचे में भी क्या कर सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, यानी यहाँ होगा 1 बाई cot थीटा माइनस tan 3 थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाई cot 3 थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इधर तो मेरा स्टेप सेम रहेगा, यानी इधर क्या बनेगा cot थीटा बटा ये बनेगा आपका cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, यानी इधर वाला चीज़ मेरा सेम रहेगा प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करते हैं, ऊपर में क्या है 1 बटा cot थीटा बटा में, अब नीचे में अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा cot थीटा इंटू cot 3 थीटा, एलसीएम ले लिए और ऊपर में क्या बचेगा cot 3 थीटा इधर जाएगा और cot थीटा इधर जाएगा, यानी यहाँ होगा cot 3 थीटा माइनस cot थीटा। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। इसका अगला स्टेप में क्या करते हैं, यानी इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए इधर क्या है मेरा, यानी इधर वाला चीज़ है मेरा cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, यानी इधर वाला चीज़ मेरा सेम रहेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से मेरा 1 बाई जो cot थीटा है या नीचे वाला जो cot थीटा है वो मेरा आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, यानी 1 बाई cot से cot मेरा कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर आपको जो बचेगा वो क्या बचेगा प्लस, यहाँ देखिए 1 बटा क्या है cot थीटा माइनस cot 3 थीटा माइनस cot थीटा और नीचे में आपको बचा cot 3 थीटा। तो अगर इस cot 3 थीटा को अगर ऊपर ले जाए तो क्या बनेगा, ऊपर में जो बनेगा वो बनेगा आपका cot 3 थीटा, अब बटा में नीचे में क्या बनेगा, नीचे में आपका बनेगा cot 3 थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा आप तो पहला वाला टर्म में है cot थीटा माइनस cot 3 थीटा, ठीक है, और दूसरा वाला टर्म में है cot 3 थीटा माइनस cot थीटा, यानी यहाँ पर cot थीटा पहले और यहाँ पर cot थीटा 3 थीटा पहले। तो क्या करते हैं, अगर नीचे वाले में से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला जो चीज़ है वो क्या होगा पलट जाएगा, यानी cot थीटा पहले आ जाएगा और cot 3 थीटा बाद में चल जाएगा, यानी यहाँ से दोनों का जो नीचे वाला टर्म है वो क्या होगा बराबर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ से cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ मेरा साइन पॉजिटिव है तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, यानी ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में बनेगा cot 3 थीटा बटा में नीचे में क्या बनेगा मेरा, अगर साइन इसका चेंज किए तो मेरा चीज़ें जो है वो क्या होता है रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ बनेगा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट हो मेरा सेम हो जाए, इससे आप क्या कर सकते हैं दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों का कोफिशिएंट को सेम कर दिए, यानी यहाँ से चीज़ें क्या बची, यहाँ से बचा आपका, यानी यहाँ से आपका चीज़ें जो है वो क्या बचा, यानी यहाँ से आपका बचा cot थीटा बाई
कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा माइनस में यहाँ पर आपका बचा कॉट 3 थीटा बाई नीचे में भी क्या बचा कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। ओके, अब दोनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, यानी दोनों का जो है वो कोफिशिएंट क्या है बराबर है, यानी ऊपर में क्या बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। अब यहाँ से देखिएगा ऊपर में क्या है कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा और नीचे में भी क्या है कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, यानी ऊपर वाले चीज़ से नीचे वाला चीज़ कैंसिल होगा, यानी इसका जो मान है वो मान क्या निकलेगा आपका 1, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 1। यानी इस क्वेश्चन का आपका यानी इसका जो है यानी कॉट थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा का मान क्या बनेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्या लगा, हमको पहला वाला टर्म लिखा कॉट में और दूसरा वाला टर्म लिखा टेन में, तो सबसे पहले क्या किए कि सेकेंड वाला टर्म में जो टेन थीटा था उसको चेंज करके क्या बना दिए कॉट थीटा, और बस थोड़ा बहुत क्या किया कैलकुलेशन कर लिए, तो यहाँ से आपको क्या मिला इसका मान मिल गया। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए, एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे क्या होगा बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट्स में को कितने अध्याय में बांटा है। यानी यूक्लिड जो है वो द एलिमेंट्स को यानी वो अपने प्रसिद्ध अध्याय को कितने यानी उसमें टोटल कितना अध्याय है, यानी यूक्लिड जो साइंटिस्ट है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है द एलिमेंट्स, यानी उसमें कुल कितना अध्याय है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यूक्लिड में टोटल जो अध्याय है उसका कितना है 13 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए, यानी हमको क्या बताना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही बोला है क्वेश्चन में। अब देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू में सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये थोड़ा बहुत बेसिक बात तो आपको पता होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए यानी इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को लिख दिए 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाला 1 है उसके जगह हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, यानी 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि ये 1 को आप लोग चेंज करके कैसे लिख दिए, यानी 1 को हम लोग की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको एक रिलेशन पता है। रिलेशन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यानी इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 के जगह हम लोग ये वाला टर्म नहीं लिख सकते, यानी इस रिलेशन के अनुसार हम लोग 1 के जगह पर लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक बार क्या करते हैं इसके साथ ये वाला पूरा टर्म ले लेते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कॉस स्क्वायर के साथ ये वाला, यानी दोनों डिवाइड में यानी दोनों के साथ ये क्या होगा नीचे में जाएगा, यानी यहाँ से क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग क्या किए ब्रेक कर दिए, प्लस यहाँ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से मेरा स्क्वायर से एक साइन थीटा खत्म होगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर से एक कॉस खत्म होगा, यानी यहाँ ऊपर में क्या बचेगा 1/cos थीटा प्लस
यहाँ क्या बचेगा 1/sin थीटा, यानी यहाँ से 1/cos थीटा को क्या बोल सकते हैं सेक थीटा, यानी ये बनेगा सेक थीटा प्लस 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा क्या बनता है कोसेक थीटा, यानी ये बनेगा कोसेक थीटा, यानी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट था यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको देखिए, सिली मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, यानी एक से स्क्वायर से एक साइन कटा, यानी ऊपर में क्या बचा था साइन थीटा बचा हुआ था, यहाँ पर भी क्या बचा था कॉस थीटा बचा हुआ था, ठीक है। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है ये आपका कॉट थीटा, यानी आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्ग की लंबाई कैसी होनी चाहिए, यानी अगर हमको मॉड निकालना है तो वर्ग का जो लंबाई होता है वो क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए या फिर असमान होनी चाहिए या फिर काफ़ी अधिक होनी चाहिए या फिर काफ़ी कम होना चाहिए। यानी जब भी हमको मॉड निकालना होगा सूत्र का जो लंबाई है वो क्या होगा, यानी जब भी आपको मॉड निकालना हो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो सूत्र का लंबाई होना चाहिए वो हमेशा समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न समझिए, ये बोला है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए को x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी इस पे हम देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, आप डायरेक्ट क्या करिए x प्लस ए से डिवाइड लगा दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, यानी ये वाला आपका डिवीजन मेथड हो गया। इसको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा, यानी ये वाला मेथड आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो चलिए इसको इजी मेथड से बनाते हैं। यानी इजी मेथड क्या होगा, देखिए मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। और क्या बोला है x प्लस भाग देने पर इसका शेषफल क्या बनेगा, यानी अगर हम x प्लस ए से भाग दें, यानी अगर मेरा x प्लस ए जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है अगर इसका फैक्टर है, तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं इम्प्लाइज डैट x बराबर अगर माइनस से पुट कर दें तो ये बना क्या बनेगा पॉलिनोमियल का रूट बनेगा, यानी पॉलिनोमियल का जीरोज बनेगा। यानी यहाँ पे क्या करते हैं एक्स के जगह पर माइनस से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। यानी पुट करिए, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, यानी हमको क्या निकालना है पी ऑफ माइनस ए, यानी एक्स के जगह पर क्या पुट करना है माइनस ए, यानी ये बनेगा आपका माइनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए प्लस ए, बस। अब यहाँ से देखिए माइनस ए का क्यूब क्या होता है माइनस का ए क्यूब प्लस ये होगा माइनस ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, यानी ये भी क्या बनेगा आपका ए क्यूब बनेगा, यानी ए इंटू ए स्क्वायर क्या बनता है ए क्यूब बनता है प्लस यहाँ क्या बनेगा -2a और प्लस ए, यानी ये वाला चीज़ से ये वाला चीज़ कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचा आपका सिर्फ माइनस का ए, यानी -2a प्लस ए क्या बनेगा माइनस का ए, यानी आपका जो अगर आप इसको x प्लस ए से डिवाइड करिएगा तो इसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो क्या मिलेगा -a, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग क्या करेगा इसी मेथड का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बोला है यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर हो तो इसके किनारे का लंबाई क्या होगा।
यानी हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, क्यूब का आयतन, यानी हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, यानी क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ए का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 1728 बराबर ए का क्यूब, यानी यहाँ से 1728 बराबर ए का क्यूब, यानी 1728 किसका क्यूब है, यानी यहाँ से अगर 1728 की बात करें, हाँ, यानी ए क्यूब बराबर अगर ये है तो अगर ए बराबर बोले तो क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब देखिए 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, वो आपका होता है 12, यानी किनारे का जो लंबाई है वो क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का हर एक साइड कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ तक डन है, आगे देखते हैं। यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1250 रुपया में 25 रुपया का मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सके, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/2 रुपया है। यानी ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझिएगा, 12,750 रुपया में 25 रुपया का मूल्य वाले कितने शेयर खरीदा जाए, यानी टोटल मेरे पास कितना रुपया है 12,750, उसमें 25 रुपया मूल्य वाले यानी 25 रुपया का जो भी सामान होगा उसमें हम लोग कितना शेयर खरीद सकते हैं, और प्रत्येक दलाली यानी उसको दलाली कितना देना पड़ेगा, आधा रुपया, यानी प्रत्येक सामान में उसको जो दलाली हमको देना पड़ेगा वो दलाली कितना देना पड़ेगा, आधा रुपया। यानी यहाँ से क्या बात करते हैं, यहाँ से बात करेंगे प्रत्येक शेयर का वास्तविक, यानी प्रत्येक शेयर का जो वास्तविक मूल्य है, यानी वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी शेयर को हम लोग कितना में खरीद रहे हैं 25 रुपया, फिर उसमें दलाली भी दे रहे हैं, यानी दलाली को भी ऐड करेंगे, यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, यानी यहाँ से क्या बनेगा, प्रत्येक शेयर का जो दाम है वो क्या बनेगा 25 + 0.5, यानी ये बनेगा 25.5 रुपया, यानी ये हम जो शेयर जो खरीद रहे हैं वो टोटल उसका वास्तविक मूल्य क्या बनेगा 25.25 रुपया, क्योंकि शेयर हम लोग खरीद रहे हैं 25 रुपया में, उसके बाद उस पर दलाली कितना दे रहे हैं आधा रुपया, इसलिए उसका वास्तविक मूल्य कितना बनेगा 25.5 रुपया। यानी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कुल खरीदी गई शेयर, यानी टोटल हम लोग कितना शेयर को क्या किए परचेज किए, यानी यहाँ से बोलेंगे कुल खरीदी गई, यानी टोटल हम लोग कितना शेयर को खरीदे वो क्या होगा, यानी अगर टोटल पैसा में अगर हम लोग एक शेयर को अगर डिवाइड लगा दें तो यहाँ से हमको अनुमान हो जाएगा कि हम लोग टोटल कितना शेयर किने, यानी टोटल पैसा कितना है 12,750 और एक शेयर का दाम कितना है 22.5। अगर इसको अगर आप काटिएगा तो इसको काटने पर आपको क्या मिलेगा, यानी इसको अगर काटने पर आपको मिलेगा 500, यानी टोटल आपने कितना शेयर किना 500, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह बोला है यदि a + b = 5 हो और a + b + c = 5 + c हो तो यूक्लिड का वो अपवृत्ति जो इस कथन को व्याख्या करता है, यानी हमको क्या दे दिया, एक कंडीशन दे दिया और इसमें पूछ लिया कि यूक्लिड का कौन सा नियम यानी कौन सा पोस्टुलेट ये बताता है, तीसरा पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट या चौथा पोस्टुलेट, यानी क्वेश्चन में क्या दे दिया a + b = 5 है, यहाँ तक डन है। उसके बाद आगे क्या बोला a + b, यानी इधर LHS में क्या किया हम लोग c को ऐड कर दिए बराबर, RHS में क्या कर दिया c को ऐड कर दिया, यानी 5 + c, यानी यहाँ पर क्या किया इक्वल नंबर से
इक्वल नंबर को दोनों तरफ क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब भी आपको इक्वल नंबर से दोनों तरफ ऐड करेगा तो ये मेरा यूक्लिड का कौन सा नियम को दर्शाता है, ये आपका यूक्लिड का दूसरा नियम को दर्शाता है। यानी यूक्लिड का दूसरा नियम जो है, यानी सेकेंड नियम क्या बोलता है यूक्लिड का, हाँ, तो यूक्लिड का सेकेंड नियम क्या बोलता है आपसे, यानी अगर हम किसी भी समीकरण में, यानी दोनों तरफ किसी भी समीकरण में अगर दो समान संख्या से क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये आपका क्या करता है, यूक्लिड का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको दर्शाता है। यानी ये मेरा समीकरण को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बिंदु ए बराबर 4,5 और बिंदु बी बराबर 6,5 को मिलाने वाला रेखा मध्य बिंदु कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लाइन बना लिए, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,5। हमको क्या बोला, ए मेरा कोई पॉइंट है, बी मेरा कोई पॉइंट है, उसको मिलाने वाली एक लाइन का हमको मध्य बिंदु बताना है। यानी ए बी को मिलाने वाला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ए बी लाइन को मिलाने वाला उसका मध्य बिंदु क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़े थे, यानी यहाँ से हम लोग डिस्टेंस में क्या पढ़े थे, यानी यहाँ से हम लोग पढ़े थे पहले वाला क्लास में कि अगर हमको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x बराबर x1 प्लस x2/2। उसी तरह से अगर y निकालना होगा यानी y कोऑर्डिनेट, तो ये होता है y1 प्लस y2/2। ये आपका क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। यानी ये मेरा x कोऑर्डिनेट और ये मेरा क्या, y कोऑर्डिनेट। हमको x और y निकालना है, यानी x बराबर डायरेक्ट क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2/2 यानी 4+6/2 यानी कितना 10/2, यानी x क्या मिला 5 मिल गया। सिमिलरली y बराबर क्या बोलेंगे, y1 प्लस y2/2 यानी 5 प्लस 5/2 यानी ये भी क्या आया 10/2 यानी कितना 5। हमको क्या लिखना है x, y, यानी ये मेरा क्या होगा 5,5, यानी यही जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यानी 5,5 यानी उसका मध्य बिंदु क्या बनेगा 5,5 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक समतल के पास, यानी एक समतल के पास टोटल कितना विभाएँ होती है। यानी एक समतल के पास कितना विमाएँ होती हैं, यानी कि एक प्लेन के पास टोटल कितना डायमेंशन होता है। यानी इसमें पूछ रहा है कि एक प्लेन है, यानी ये वाला मान लीजिए आपका प्लेन है, तो इस प्लेन का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, यानी उसका विभाय कितना होती है। तो हमेशा याद रखिएगा एक समतल में, यानी समतल मतलब हो रहा है आपको 2D, ठीक है। यानी 2D फिगर में हमेशा याद रखिएगा इसमें इसका विमाएँ क्या होती है, 2 होती है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो मेरा बनता है लंबाई, चौड़ाई, यानी एक समतल में हमेशा कितना विमाएँ होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, वितरण इतना दिया है उसका क्या निकालना है, बहुलक अगर 43 है तो x+3 का मान क्या होगा। यानी हमको एक वितरण दे दिया और इसका हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। यानी हमको क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। यानी हमको एक वितरण दे दिया, यानी हमको क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, एक वितरण दिया है और हमको क्या दिया है, बहुलक दिया है। यानी देखिए वितरण क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वितरण है 100, 60
48, एक्स 43, 48, 43, 34 और 43। यानी हमको एक क्या दे दिया, किसी भी चीज़ का वितरण दे दिया, ठीक है। और इसका बहुलक भी क्वेश्चन में गिवन है। यानी बहुलक क्या होता है, अगर इसका बहुलक 43 है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, बहुलक मॉड कैसे निकालते हैं, यानी जो भी चीज़ दिया गया उसका क्या देखते हैं हम लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि बारंबारता का उच्चतम बारंबारता क्या है, वही क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। तो अगर इसका बहुलक 43 है तो इसका उच्च बारंबारता जो होगा वो क्या होगा, 43 होगा। इसीलिए इसका बहुलक क्या मिला, 43 मिला, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, x+3, यानी x+3 जो होगा वह किसके बराबर होगा, 43 के, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, बहुलक दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 40, यानी x जो होगा वो क्या मिलेगा, 40। यानी यहाँ पर जो संख्या होगा वो कितना होगा, 40 होगा। यानी ऑप्शन नंबर, एक मिनट, कितना आया आपका, 40 आया। सॉरी, क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, x+3 का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, x का +3 का। लेकिन यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, x+3 का वैल्यू। यानी x+3 का वैल्यू क्या होगा, 43 + 3, यानी कितना, 46। यानी x+3 का वैल्यू होगा कितना होगा, 46। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है उसको एक बार अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। जितना भी प्रश्न है सब आपका क्या है, PYQ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगी, यानी हमको ओरिजिन से बताना है x, y का दूरी। यानी हमको ओरिजिन से क्या बताना है, जैसे देखिए ये मेरे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया कितना, 0, 0, ठीक है। यानी ओरिजिन से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, तो अगर हमको ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस बताना होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, √x² + y²। यानी जब भी आपको ओरिजिन से किसी कोऑर्डिनेट के पास का दूरी निकालना होगा तो हमेशा क्या बनता है, √x² + y²। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी हमको क्या दिया, एक स्क्वायर दे दिया और उसी स्क्वायर के जो डायगोनल पर एक और स्क्वायर अगर बना दे तो उसको बोलना, हमको किसका रेशियो बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बटा में एरिया ऑफ डायगोनल। इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। अब इसका अगर स्क्वायर है तो इसका चलिए डायगोनल बनाते हैं। यानी मान लीजिए स्क्वायर का जो डायगोनल है ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर का डायगोनल हो गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में समझिएगा, ये आपको बोला है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये आपका एक वर्ग हो गया, यानी एक स्क्वायर हो गया। इसके डायगोनल पर एक और स्क्वायर बनाया गया है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, एक और स्क्वायर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए तो इसको मिटाते हैं, देखिए तो इसके विकर्ण पर क्या करना है, एक और वर्ग बनाना है। तो चलिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही
थोड़ा सा इधर उधर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा चलिए बढ़िया तरीका से बनाते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास एक क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड क्या है, मान लीजिए ए है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर का साइड ए है, ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। यानी ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, यानी उसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, a√2 होगा। ठीक है, यानी हमको क्या बताना है, उसके विकर्ण पर बने और इसका क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। हाँ, यानी हमको क्या बताना है, रेशियो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यदि वर्ग का भुजा अगर, भुजा क्या है, यानी स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, ए है। उसी तरह से अगर इसकी विकर्ण की बात करें, यानी इसका विकर्ण जो है वो कितना है, √2a है। हमको किसका किसका रेशियो निकालना है, उसके क्षेत्रफल और उसका डायगोनल का। यानी यहाँ पर लिखिएगा वर्ग का क्या, क्षेत्रफल अपॉन में, नीचे में क्या, वर्ग का विकर्ण। यानी हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो वर्ग के विकर्ण के रेशियो को निकालना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर। यानी डायगोनल क्या है, √2a का स्क्वायर। यानी यहाँ से ऊपर में बनेगा ए स्क्वायर और नीचे में 2a स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपको बनेगा, हाँ, यानी यहाँ से आपको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। यानी कि इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 1/2, यानी कि 1:2। यानी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का रेशियो क्या मिला, 1:2। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस का कुल कितनी विमाएँ होती है। यानी एक सॉलिड में टोटल उसका विमाएँ की संख्या क्या है। यानी एक सॉलिड चीज़ में टोटल कितना विमाएँ होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है। इस फ़ोन में अगर इसका डायमेंशन पूछे, यानी इसमें टोटल कितना डायमेंशन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक ठोस अवस्था जो भी होगा उसमें टोटल 3 विमाएँ होती हैं। कौन कौन, एक हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि एक ठोस वस्तु में हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा जो होता है वो कितना होता है, 3 विमाएँ होती हैं। कौन कौन, एक आपका होगा लंबाई, उसके बाद क्या होगा आपका चौड़ाई, और उसके बाद क्या होगा आपका ऊंचाई। ओके, यानी जो भी ठोस वस्तु है उसमें क्या होगा आपका 3 चीज होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिसमें, ठीक है, यानी हमेशा याद रखिएगा ठोस अवस्था में कितना विमाएँ होती है, 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 हो और a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको 2 समीकरण दिया है, कौन कौन, a1x प्लस b1y बराबर क्या, c1, और a2x प्लस b2y बराबर क्या है, c2 है। हमको क्या बोला है, यदि युगपत समीकरण का निकाय, 2 समीकरण है, उसका आलेख अगर संपत्ति हो तो हमको समीकरण का निकाय हल बताना है। यानी इस समीकरण का जो निकाय हल होगा वो निकाय हल क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस संपाति का मतलब क्या होता है, संपाति का मतलब होता है मेनी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा यहाँ पर लिखिएगा
समीकरण का आलेख, यानी समीकरण का जो आलेख है, आलेख अगर आपका संपाती हो जाए, संपाती कहने का मतलब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, आपने 3 कंडीशन पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। कौन कौन, एक मेरा क्या, जब मेरा यूनिक सॉल्यूशन बनता था उस केस में क्या होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो था वो नॉट इक्वल टू क्या था, b1/b2। दूसरा केस क्या था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2। और तीसरा कंडीशन क्या था मेरा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस क्या था मेरा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के। यही मेरा केस था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के। यानी इस केस में क्या हमको मिलता है, अनंत हल मिलता है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि अनगिनत हल मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, वृत्त का बाहर एक, यानी कि एक सर्कल के बाहर एक बिंदु है, उस वृत्त पर कितनी संख्या में स्पर्श रेखा खींच सकती है। यानी मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है आपके पास, एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उस वृत्त पर कितनी संख्या में स्पर्श रेखा बना सकती है, यानी उस वृत्त पर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त के बाहर मेरा कोई पॉइंट पी, क्या है, पॉइंट पी है, तो हमको बोला है कि इस पॉइंट पी से वृत्त पर कितना टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं। तो चलिए एक टेंजेंट मान लेते हैं हम लोग, ऐसे ड्रॉ करिए। टेंजेंट क्या होता है, वो किसी एक पॉइंट को टच करके जाता है। ओके, एक और टेंजेंट अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए, हो गया 2 टेंजेंट। और टेंजेंट अगर ड्रॉ करना चाहे, अगर यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा, तो अगर यहाँ देखिए, अगर तीसरा वाला जो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा नहीं है, ये आपका बन गया सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। यानी ये स्पर्श रेखा क्या होता है, हमेशा वो एक ही पॉइंट से टच करके जाता है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि किसी वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचना हो तो हमेशा 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√2 एक क्या है, यानी 1/√2 जो है वो कैसा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, या फिर रेशनल नंबर है, या फिर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको क्या हम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और परिमेय संख्या में कंडीशन क्या था कि मेरा q जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, यानी रूट वाले संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या, यानी 1/√2 जो है वो एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। यानी हमको बोला फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर का जो योग है, यानी उसका सम है, वो सम क्या होगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बोलेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक
संख्या का योग बराबर क्या बोलेंगे? यानी अगर हमको प्रथम बेस प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो उसका योग कैसे निकालेंगे? तो उसका निकालने का ट्रिक जो है वो क्या है? 20 × 21/2। यानी जितना पूछे उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ से क्या होगा? 20 से काटेंगे 10 बार यानी 210। यानी कि पहला आप अगर प्राकृतिक संख्या का अगर योग निकालें तो आपको कितना मिलेगा? 210 मिलेगा। यानी आप अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख के भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर आप ऐसे 20 टर्म तक जाए तो इन सब का योग क्या बनेगा? 210। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है? यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि आंकड़ा मान sin थीटा 0 हो, sin 90 और cos 0 और cos 45 और tan 45 का रूप में दिया गया है तो आंकड़ा का जो बहुलक है वो बहुलक क्या होगा? यानी आंकड़ा का हम लोग बहुलक निकालना है। यानी हमको क्या दिया है? sin 0 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। sin 90 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, cot 45 का मान होता है 1 और tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हमको आंकड़ा का बहुलक निकालना होगा तो आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए क्या देखते हैं हम लोग? यानी आंकड़ा का अगर बहुलक इसका ज्ञात करना चाहे तो इसका बहुलक हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आंकड़ा का यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसका का अगर आंकड़ा का अगर हमको बहुलक निकालना है तो उसका बहुलक निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय आंकड़ों का जो बहुलक है यानी जो मॉड है वो आपको नहीं निकाला जा सकता है। बहुलक नहीं निकालते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? इसका बहुलक अगर नहीं निकालते तो क्या होगा इसका ऑप्शन? यानी इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है? यानी 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 सिलेंडर की त्रिज्या यानी हमको 2 सिलेंडर दे दिया उसका अगर त्रिज्या का रेशियो दिया है यानी R1 और R2 का रेशियो कितना दिया है? 2/3 और क्या दिया है? अनुपात में है, ओके। और उनकी ऊंचाई 5:3 है। यानी कि क्या दे दिया है उसके बाद? H1/H2 का वैल्यू कितना है? 5/3। तो हमको क्या निकालना है? उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? यानी सिलेंड्रिकल का आयतन का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? यानी सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²। यानी हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट बटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पहला सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब देखिए सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। यानी यहाँ लिखेंगे πr1 का स्क्वायर H1 बटा πr2 का स्क्वायर H2। यानी ये मेरा हाइट 1 और हाइट 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से देखिए पाई से पाई वाला चीज़ मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब R1 और R2 पता है। R1 कितना है? 2 है। यानी R1/R2 को हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं R1/R2 का क्या? होल स्क्वायर। और यहाँ पर इंटू में क्या है? H1/H2। R1/R2 कितना है? 2/3। यानी यहाँ होगा 2/3 का स्क्वायर और इंटू में 5/3 यानी 2/3 यानी ये हो गया 4/9 इंटू में 5/3।
यानी यहाँ से क्या होगा, ऊपर में होगा 20 और नीचे में होगा 9 या 27। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 20:27। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 20:27। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने सेट 4 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको आज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो अगला सेशन में क्या करेंगे हम लोग, अगला सेट यानी सेट 5 का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।